नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों, राम राम सा। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अपना आज का बिंदु है राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र में दोस्तों कई क्लासें अपन ने ले ली है, यानी मुख्य रूप से अब तक 4 वीडियो क्लासें हो चुकी है, जिसमें से एक मॉक टेस्ट पर आधारित थी, बाकी 3 क्लासों में डिटेल से पढ़ा गया है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र यानी रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान, रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान, या इसे दोस्तों आप अपवाह तंत्र भी बोल सकते हैं। अपवाह तंत्र या नदियां, राजस्थान का अपवाह तंत्र कह दीजिए, चाहे नदियां कह दीजिए, या रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान बोल दीजिए, या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान बोल दीजिए। इस सब का मतलब एक ही होता है दोस्तों, यानी हमें राजस्थान की नदियां पढ़नी है। राजस्थान की नदियों में दोस्तों अरब सागर के अपवाह तंत्र के बाद में हमने शुरू किया था आंतरिक अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र? दूसरा अपवाह तंत्र शुरू किया था भाई, आंतरिक अपवाह तंत्र या आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों में दोस्तों एक बड़ी नदी पढ़ा चुका हूं मैं, घग्गर नदी का अपवाह तंत्र। या दोस्तों घग्गर नदी के बारे में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सभी दोस्तों मैंने कल की वीडियो क्लास में बता दिए हैं, आपने ध्यान से देखा होगा। आइए दोस्तों आंतरिक अपवाह तंत्र की घग्गर के बाद में दूसरी मुख्य नदी के बारे में पढ़ते हैं, और उसका नाम है दोस्तों कांतली नदी। क्या नाम है भाइयों? कांतली नदी। कांतली दोस्तों जिस प्रकार से घग्गर नदी महत्वपूर्ण है ना, वैसे ही दोस्तों राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र में कांतली नदी का भी महत्व है। यह कांतली नदी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जा सकते हैं। आइए राजस्थान के मानचित्र के माध्यम से पढ़ते हैं। प्रत्येक नदी को दोस्तों मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपका नॉलेज स्थायी हो सके। नदियों से संबंधित सभी प्रकार के कंटेंट आपको दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए याद हो सके। याद होने का सबसे बड़ा तरीका है अपना ध्यान बोर्ड पर रखें दोस्तों, और आराम से शांति से निश्चिंत होकर दोस्तों बैठ के पढ़ें। आइए दोस्तों, जैसे राजस्थान, ये दोस्तों अपना राजस्थान है। आप सब जानते हैं दोस्तों राजस्थान का आकार चतुर्भुजाकार है। प्रत्येक क्लास में ये बात बताता हूं मैं दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन आपका हमेशा हमेशा के लिए क्लियर ही हो जाए। राजस्थान का आकार पतंगाकार है। इसे विषम कोणीय चतुर्भुज के समान माना जाता है, या इसे चतुर्भुजाकार भी कहा जाता है। राजस्थान का यह जो आकृति बताई है, रोम्बस के समान, पतंग के समान, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, वो बताइए दोस्तों टी.एच. हेंडले नामक विद्वान ने। किसने बताया है? टी.एच. हेंडले। इनका ध्यान रखना, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जैसे वीडियो मेंस की एग्जाम लगी थी ना 2022 में, उसमें पूछ लिया गया था कि राजस्थान को पतंगाकार आकृति किसने कहा है? टी.एच. हेंडले ने बताया है। अब देखिए दोस्तों कांतली नदी। पहली बात, कांतली नदी का उपनाम। कांतली नदी को दोस्तों मौसमी नदी कहा जाता है। कांतली नदी क्या कहा जाता है? मौसमी नदी, या फिर दोस्तों इस नदी को बरसाती नदी भी कहा जाता है। राजस्थान में मौसमी नदी या बरसाती नदी किसे कहते हैं? कांतली नदी को कहते हैं। भाई कांतली नदी को मौसमी नदी या बरसाती नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों यह नदी केवल मौसम काल के दौरान ही बहती है। जब मानसून काल के दौरान अच्छी बारिश होती है तो यह नदी दोस्तों बहने लग जाती है। बाकी समय में दोस्तों ये नदी शुष्क रहती है, यानी इसमें पानी नहीं रहता। इसीलिए तो पानी की कमी के कारण ही तो इसे आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी माना जाता है। तो ध्यान रखें, कांतली नदी को मौसमी नदी या बरसाती नदी के नाम से जाना जाता है। कांतली नदी का उद्गम देखिए आप। कांतली नदी का उद्गम होता है दोस्तों यहां अपने इस राजस्थान में। यहां दोस्तों आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी सीकर जिले में। इस पहाड़ी का नाम है दोस्तों खंडेला की पहाड़ी। क्या नाम है भाई? खंडेला की पहाड़ी। खंडेला का नाम तो दोस्तों आपने बहुत सुना होगा, राजस्थान के सीकर जिले में है।
खंडेला के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार देख लीजिए, इस खंडेला की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों कांतली नदी। यहां से निकलने के बाद में दोस्तों ये इधर बहती है, यानी राजस्थान के सीकर जिले में बहती है, और सीकर के बाद में दोस्तों झुंझुनू जिले में बहती है। कांतली नदी राजस्थान में मुख्य रूप से 2 जिलों में बहती है, एक तो सीकर जिले में और दूसरा प्रमुख जिला है दोस्तों झुंझुनू। सीकर या झुंझुनू इन 2 जिलों में बहती है दोस्तों आपकी कांतली नदी। और आगे चल के दोस्तों ये नदी समाप्त हो जाती है। ये जिस जगह दोस्तों जाके नदी समाप्त हो जाती है ना, वह स्थान है चूरू की सीमा। आपसे पूछ ले कांतली नदी का मुहाना क्या है? कांतली नदी का मुहाना है चूरू की सीमा। कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। ध्यान रखना, चूरू की सीमा पे जाके समाप्त हो जाती है, यानी यह नदी चूरू में नहीं बहती। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र चूरू जिले में शामिल नहीं है। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र राजस्थान के केवल 2 ही जिलों में है, एक तो सीकर जिले में और एक झुंझुनू जिले में। सीकर और झुंझुनू में इस कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों तोरावटी। इसको क्या कहा जाता है भाइयों? तोरावटी कहा जाता है। तोरावटी से दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तोरावटी क्या है। सीकर और झुंझुनू जिले में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर है? दोबारा देख लीजिए, सीकर और झुंझुनू जिले में, केवल सीकर और झुंझुनू जिले में, इसमें चूरू शामिल नहीं है, केवल सीकर और झुंझुनू जिले में कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को या कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी के नाम से जाना जाता है। तो एक तो पूछ लेगा तोरावटी क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा तोरावटी में कितने जिले आते हैं या कौन कौन से जिले आते हैं। तोरावटी में केवल 2 ही जिले आते हैं, एक तो सीकर और एक झुंझुनू। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि शेखावाटी में कितने जिले आते हैं, तोरावटी में दोस्तों 2 जिले आते हैं, केवल सीकर और झुंझुनू। लेकिन शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू। इन तीनों जिलों को मिलाकर दोस्तों शेखावाटी प्रदेश कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर है? ओके। इसी शेखावाटी प्रदेश में दोस्तों बरसात के दौरान या वर्षा काल के दौरान अस्थायी तालाब बन जाते हैं, जिसे सर या सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये अस्थायी तालाबों को सर या सरोवर के नाम से जाना जाता है इसी शेखावाटी में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप खंडेला के बारे में देखते हैं। खंडेला पूरे राजस्थान में दोस्तों गोटा किनारे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? गोटा किनारे के लिए। पहला क्वेश्चन पूछ लेगा, राजस्थान में गोटा किनारी कहां का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। गोटा किनारी का अधिकांश काम दोस्तों या तो किया जाता है खंडेला सीकर में, या आजकल दोस्तों ये जयपुर का अधिक प्रसिद्ध हुआ है। ये जो खंडेला का दोस्तों ये गोटा किनारी है ना, इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लप्पा लप्पी, लप्पा लप्पी और किरण बाकड़ी, लप्पा लप्पी और किरण बाकड़ी किसके प्रकार है? लप्पा लप्पी और किरण बाकड़ी दोस्तों गोटे के प्रकार है राजस्थान में। जिस प्रकार से घासों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेवण, धामण, करण, अंजन क्या है, ये दोस्तों घास के प्रकार है राजस्थान में। जैसे पूछा जाता है राजस्थान में पीवड़ा क्या है, पीवड़ा एक सर्प की प्रजाति है। उसी प्रकार से दोस्तों राजस्थान में गोटा किनारी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी क्या है। राजस्थान में लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी गोटे के प्रकार है। और गोटा किनारी दोस्तों पूरे राजस्थान में खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। ये जो लप्पा लप्पी है ना, ये दोस्तों पीड़े और पोमचे पर लगाया जाता है। और पीड़े और पोमचे नामक ओढ़नी राजस्थान में सबसे ज्यादा जाट महिलाएं ओढ़ती हैं। तो पूछ लिया जाएगा पीड़े पोमचे में मुख्यतः कौन से गोटे का प्रयोग किया जाता है? लप्पा लप्पी का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में पीड़ा पोमचा मुख्य रूप से कौन सी जाति की महिलाएं ओढ़ती है? ये दोस्तों ओढ़नी का प्रकार है पीड़ा और पोमचा, और इसको दोस्तों जाट महिलाएं पहनती है।
ठीक है दोस्तों, तो खंडेला एक तो गोटा किनारे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात खंडेला की, इसी खंडेला से दोस्तों मतलब कि राजस्थान में यूरेनियम का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? वही यूरेनियम का उत्पादन होता है। यूरेनियम एक परमाणविक खनिज है, यानी परमाणु ऊर्जा में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है दोस्तों यूरेनियम को। यूरेनियम पूरे राजस्थान में दो जगह से निकाला जाता है, एक तो खंडेला से, दूसरा राजस्थान के उदयपुर जिले में से। उदयपुर जिले में जिस स्थान से यूरेनियम निकाला जाता है ना, उस स्थान का नाम है दोस्तों उमरा। क्या नाम है? उमरा। सीकर का खंडेला और उदयपुर का उमरा स्थान पूरे राजस्थान में यूरेनियम के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। यूरेनियम एक परमाणविक खनिज है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा में या आणविक ऊर्जा में ईंधन के रूप में किया जाता है। आपसे पूछ ले, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहां होता है? पूरी दुनिया में दोस्तों सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान देश में होता है भाई। कौन से देश में होता है? कजाकिस्तान देश में होता है। सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान देश में होता है। अपने भारत में दोस्तों झारखंड भी यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है। कुछ यूरेनियम का उत्पादन दोस्तों मेघालय के पठार से भी होता है, तो ध्यान रखें इन सभी बातों का। तो खंडेला की दो चीजें ध्यान रखना, एक तो यहां गोटा किनारे के लिए प्रसिद्ध है ये खंडेला। लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी राजस्थान में गोटे के प्रकार है, और यह जाट महिलाओं की ओढ़नी पीले पोमचे पर लगाया जाता है। पीले पोमचे का काम करने वाले कारीगरों को दोस्तों रंगरेज कहा जाता है। रंगरेज या इन्हें नीलगर कहा जाता है। तो पूछ लिया जाएगा रंगरेज या नीलगर क्या है? राजस्थान में पीले पोमचे के काम करने वाले कारीगरों को रंगरेज या नीलगर कहा जाता है। यूरेनियम का राजस्थान में उत्पादन कहां कहां होता है? एक तो सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से, और उदयपुर में उमरा स्थान से होता है। पूरी दुनिया में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कजाकिस्तान देश है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखिए आप इस कांतली नदी पर, कांतली नदी के बारे में आपसे पूछ ले कि कांतली नदी की लंबाई बताइए। दोस्तों यह 100 किलोमीटर लंबी नदी है। कांतली नदी की लंबाई कितनी है राजस्थान में? राजस्थान में दोस्तों इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। कांतली नदी को मौसमी नदी या बरसाती नदी कहते हैं। कांतली नदी राजस्थान में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, जो राजस्थान के सीकर जिले में है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी प्रदेश कहते हैं, और इस तोरावटी प्रदेश में दो जिले आते हैं, यानी कांतली नदी केवल दो जिलों में बहती है, एक तो सीकर जिले में और दूसरी दोस्तों झुंझुनू जिले में बहती है। यानी ये जो कांतली नदी है ना, ये दोस्तों इस झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है। तो यहां से दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में झुंझुनू जिले को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी है दोस्तों। चूरू और बीकानेर, चूरू और बीकानेर तो दोस्तों राजस्थान के ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। ये कांतली नदी चूरू में बहती नहीं है, ये बस केवल चूरू की सीमा पे जाके समाप्त हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कांतली नदी का मुहाना बताइए। कांतली नदी कहां जाकर विलुप्त हो जाती है या कहां जाकर समाप्त हो जाती है? तो आपको बताना है कांतली नदी सीकर और झुंझुनू में बहने के बाद चूरू जिले की सीमा पर समाप्त हो जाती है या वहां के रेतीले भागों में विलुप्त हो जाती है। तो सीकर और झुंझुनू दो जिलों में बहती है। कांतली झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है। कांतली नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है। कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? ठीक है। कांतली नदी के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें। कांतली नदी में दोस्तों एक तो सीकर जिले में, सीकर जिले में कांतली नदी पर स्थित है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है भाई? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लिया जाएगा राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता स्थल कहां स्थित है? राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता स्थल सीकर जिले में स्थित है, और इस गणेश्वर सभ्यता स्थल को राजस्थान में ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन से सभ्यता स्थल को कहा जाता है? इस गणेश्वर सभ्यता स्थल को कहा जाता है। पूछ लिया जाएगा गणेश्वर सभ्यता स्थल कौन से जिले में है? सीकर जिले में।
यह भी पूछा जा सकता है कि गणेश्वर सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। दोस्तों यह कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। सीकर में गणेश्वर सभ्यता स्थल को ताम्र सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस गणेश्वर सभ्यता स्थल से जितने भी औजार मिले हैं, जितने भी सामान मिले हैं, जितनी भी वस्तुएं मिली हैं यहां से, वो दोस्तों 99% तांबे से बनी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबे की वस्तुएं इसी सभ्यता स्थल से मिली है, गणेश्वर सभ्यता स्थल से। इसलिए गणेश्वर सभ्यता स्थल को अपने राजस्थान में ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट लगा के बता देता हूं, गांठ बांध लेना दोस्तों, 100% दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान की ताम्रवती नदी किसे कहते हैं? राजस्थान की ताम्रवती नदी किसे कहते हैं? ताम्रवती नदी कहते हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता स्थल को। किसे कहा जाता है भाई? आहड़ सभ्यता स्थल को। आहड़ सभ्यता स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में। आहड़ सभ्यता स्थल राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? उदयपुर जिले में। वहां पर भी दोस्तों तांबे की वस्तुएं मिली है, इसलिए आहड़ सभ्यता स्थल को राजस्थान की ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। या राजस्थान की ताम्र नगरी कौन सी सभ्यता को कहते हैं? आहड़ सभ्यता को। लेकिन सबसे पुराने तांबा की वस्तुएं गणेश्वर से मिली है। सबसे ज्यादा तांबा की वस्तुएं दोस्तों गणेश्वर से मिली है, इसलिए गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो ध्यान रखना दोनों में अंतर क्या है। ताम्र सभ्यताओं की जननी तो बताना है गणेश्वर को, ताम्रवती नगरी बताना है आहड़ सभ्यता स्थल को। और आपसे पूछ ले कि राजस्थान का तांबा जिला किसे कहते हैं? राजस्थान का तांबा जिला किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा झुंझुनू जिला। राजस्थान के झुंझुनू को तांबा जिला कहते हैं। क्यों? क्योंकि झुंझुनू में पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन किया जाता है। झुंझुनू में दोस्तों एक खेतड़ी स्थान है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। वहां पर भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार का उपक्रम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। वहां से दोस्तों तांबा का उत्पादन किया जाता है। एशिया में दोस्तों तांबा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है झुंझुनू जिले का खेतड़ी स्थान। तो खेतड़ी होने के कारण या खेतड़ी में तांबा उत्पादन होने के कारण इस झुंझुनू को राजस्थान का तांबा जिला कहते हैं। राजस्थान में ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता को कहते हैं। राजस्थान में ताम्रवती सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता स्थल को कहते हैं, जो सीकर जिले में है। एक बात और ध्यान रखना, पूरे भारत में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन, पूरे भारत में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन होता है दोस्तों बालाघाट से। कहां से होता है भाई? बालाघाट से। और ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। पूछ लिया जाए सर्वाधिक तांबा का उत्पादन, पूरे भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन कहां से होता है? बालाघाट खान मध्य प्रदेश से होता है। यदि पूरी दुनिया की बात कर ली जाए, विश्व में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन कहां होता है दोस्तों? चिली देश में होता है। विश्व में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन कहां होता है? चिली देश में, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इस चिली देश की दोस्तों चुकीकामाता खान दुनिया की सबसे बड़ी तांबा की खान है। दुनिया की सबसे बड़ी तांबा की खान कौन सी है? चुकीकामाता खान चिली देश में है। चिली विश्व में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन करने वाला देश है। बालाघाट मध्य प्रदेश में जो तांबा की खान है वो भारत में 49% से भी ज्यादा तांबा का उत्पादन करती है, यानी सर्वाधिक तांबा का उत्पादन करने वाला स्थान है ये बालाघाट भारत में। राजस्थान में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन झुंझुनू जिले के खेतड़ी स्थान से होता है, इसलिए झुंझुनू को राजस्थान का तांबा जिला कहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तांबे की वस्तुएं गणेश्वर से मिली है। सबसे पुराना तांबा दोस्तों गणेश्वर से मिला है। यहां जितना भी सामान मिला है दोस्तों वो 99% तांबा से बना हुआ है, इसलिए गणेश्वर सभ्यता स्थल को राजस्थान में ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। जबकि राजस्थान की ताम्र नगरी या ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता स्थल को कहा जाता है। आहड़ सभ्यता स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में है, बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। इस गणेश्वर सभ्यता के बारे में अन्य क्वेश्चन ध्यान रखें। गणेश्वर सभ्यता दोस्तों आज से लगभग 2800 ईसा पूर्व बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी इसे ईसा पूर्व भी कहा जाता है।
गणेश्वर सभ्यता आज से 2800 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम बताइए कि ये कौन सी समय का सभ्यता स्थल है। 2800 ईसा पूर्व का समय, 2800 ईसा पूर्व पुराना सभ्यता स्थल है गणेश्वर। इसके बारे में आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गणेश्वर सभ्यता स्थल का प्रमुख खोजकर्ता या उत्खननकर्ता कौन थे। वो थे दोस्तों आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल और वीएन मिश्र, आरसी अग्रवाल और वीएन मिश्र, यानी रतन चंद्र अग्रवाल और वीएन मिश्र के द्वारा गणेश्वर सभ्यता का दोस्तों उत्खनन किया गया। कब किया गया? 1971 या 1972 से 1976 के बीच में किया गया। सन 1972 से 1976 के बीच आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार मिश्र के द्वारा गणेश्वर सभ्यता स्थल का उत्खनन किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, इसी गणेश्वर सभ्यता से एक मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। क्या मिला है भाई? मछली पकड़ने का कांटा मिला है। यानी इससे यह अनुमान लगाते हैं कि ये लोग पहले मछली का उत्पादन करते थे, या गणेश्वर सभ्यता में जो मछली पकड़ने का कांटा मिला है इससे यह अनुमान भी लगाते हैं कि शायद प्राचीन समय में यह कांतरी नदी नित्यवाही नदी रही होगी और ये लोग यहाँ दोस्तों मत्स्य उत्पादन करते थे, मछली का उत्पादन करते थे, इसलिए यहाँ के लोग दोस्तों मांसाहारी भी माने जा सकते हैं। तो कांतली नदी सभ्यता के जितने भी जो लोग हैं उनको सर्वाहारी बताया गया है, यानी मांसाहारी भी और शाकाहारी भी। ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल है जहां दोस्तों दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं सबसे ज्यादा मिली है गणेश्वर सभ्यता स्थल से। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं कौन सी हो सकती है? जैसे थाली, कचौड़ा, चाकू, बर्तन और भी दोस्तों सुई, ये सारी जो वस्तुएं हैं दोस्तों दैनिक जीवन में काम आने वाली, वो दोस्तों सबसे ज्यादा गणेश्वर सभ्यता से मिली है। गणेश्वर सभ्यता के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस सभ्यता स्तर से दोस्तों पत्थर के बांध मिले हैं। पूछ लिया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता स्थल है दोस्तों ये। राजस्थान में पत्थर के बांध, एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल जहां पत्थर के बांध मिले हैं वह गणेश्वर सभ्यता स्थल है। इसी गणेश्वर सभ्यता स्थल से दोस्तों बाणग मिला है। क्या मिला है? बाणग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में बाणग कहां से प्राप्त हुआ है? गणेश्वर सभ्यता स्थल से मिला है। बाणग क्या होता है दोस्तों? ये जो तीर है, इस तीर का जो आगे का दोस्तों ये जो नुकीला भाग होता है ना, इसी नुकीले भाग को बाणक कहा जाता है। तो इससे भी यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग शिकार करते थे प्राचीन समय में, अतः मांसाहारी थे। तो दोस्तों क्या आपके ये नदी समझ में आई है? इसके बारे में और जानकारी बता देता हूं मैं आपको। गणेश्वर सभ्यता तो है ही, राजस्थान के झुंझुनू जिले में दोस्तों इसी कांतली नदी के किनारे एक और सभ्यता विकसित हुई थी। उस सभ्यता का नाम है दोस्तों सुनारी सभ्यता। इस सभ्यता क्या नाम है? सुनारी सभ्यता स्थल। साधारण क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाएगा, राजस्थान में सुनारी सभ्यता स्थल कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में है। सुनारी सभ्यता स्थल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, यहां दोस्तों लोहा गलाने की भट्ठी मिली है। लोहा गलाने की भट्ठी, पूरे भारत में सबसे प्राचीन लोहे गलाने की भट्ठी कहां मिली है? सुनारी, झुंझुनू से मिली है। सुनारी सभ्यता स्थल कहां है? झुंझुनू में। सुनारी सभ्यता स्थल झुंझुनू में कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। सुनारी सभ्यता स्थल से राजस्थान में क्या मिला है? लोहा गलाने की भट्ठी मिली है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में लोहा गलाने की भट्ठी कहां से मिली है? सुनारी सभ्यता स्थल झुंझुनू से मिली है। दोस्तों एक बार स्पेशल रिमार्क्स देखें, यानी बहुत ही कम समय में दोस्तों इस पूरे मैटर का रिवीजन देखिए ताकि आपका नॉलेज हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, राजस्थान में पढ़ रहे हैं रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान, राजस्थान का अपवाह तंत्र या नदियां। इसमें अपने टॉपिक चल रहा है आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों में घग्गर नदी पढ़ने के बाद आज पढ़ रहे हैं कांतली नदी। कांतली नदी को दोस्तों राजस्थान की मौसमी नदी कहते हैं या राजस्थान की बरसाती नदी कहते हैं। उपनाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान की मौसमी नदी या बरसाती नदी किसे कहा जाता है? कांतली नदी को। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में है? 2 जिलों में।
एक सिक्कर, दूसरा झुंझुनू। सिक्कर और झुंझुनू में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? तोरावटी। तो ध्यान रखना, तोरावटी में कितने जिले आते हैं? 2, सिक्कर और झुंझुनू। जबकि शेखावाटी में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? सिक्कर, झुंझुनू और इसमें चूरू भी जुड़ जाता है। यहां ध्यान रखें, कांतली नदी निकलती कहां से है? सिक्कर में, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कांतली नदी कहां समाप्त होती है? चूरू की सीमा पे जाके समाप्त हो जाती है, लेकिन ये चूरू जिले में नहीं बहती। झुंझुनू को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी है। खंडेला से और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? खंडेला राजस्थान में गोटा किनारी के लिए प्रसिद्ध है। गोटा किनारी राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? खंडेला का। यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, गोटा किनारी में अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा गहराई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी किसके प्रकार है? गोटे के प्रकार है। ठीक है, और ये लप्पा लप्पी जाट महिलाएं पीड़े पोमचे पर लगाती हैं। दूसरा क्वेश्चन खंडेला के बारे में, राजस्थान में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन एक तो खंडेला, सिक्कर में होता है, और दूसरा स्थान है दोस्तों उमरा, उदयपुर में है। यूरेनियम एक परमाणविक खनिज है जो परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। भारत में प्रमुख यूरेनियम उत्पादक राज्य है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य की जादूगोड़ा खान पूरे भारत में यूरेनियम के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन झुंझुनू की। झुंझुनू को राजस्थान में तांबा जिला कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन बालाघाट मध्य प्रदेश से होता है। पूरी दुनिया में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन चिली देश में होता है। इसी यहीं पर झुंझुनू जिले में ही दोस्तों एक सुनारी सभ्यता स्थल है, और इस सुनारी सभ्यता स्थल से राजस्थान में लोहा गलाने की भट्ठी मिली है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल है जहां दोस्तों इस प्रकार की भट्ठी मिली है। तो राजस्थान में लोहा गलाने की भट्ठी कहां पर मिली है भाई? सुनारी सभ्यता स्थल झुंझुनू से। आपकी इसी कांतली नदी पर सुनारी सभ्यता के अलावा दूसरा प्रमुख सभ्यता स्थल और है, जिसे गणेश्वर सभ्यता स्थल कहते हैं। ध्यान रखना, सुनारी झुंझुनू में है, जबकि गणेश्वर सभ्यता स्थल नीमका थाना सीकर में है। गणेश्वर सभ्यता स्थल के बारे में देखें, इसे राजस्थान में ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। राजस्थान में ताम्र सभ्यताओं की जननी तो किसे कहते हैं? गणेश्वर को। जबकि राजस्थान की ताम्रवती नगरी कौन से सभ्यता स्थलों कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है, जो उदयपुर में है, बनास नदी पर है। राजस्थान का तांबा जिला किसे कहते हैं? झुंझुनू को कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन कहां होता है? खेतड़ी, झुंझुनू में होता है। अब देखिए, जो गणेश्वर सभ्यता है यह आज से 2800 ईसा वर्ष पुरानी मानी जाती है। गणेश्वर सभ्यता स्थल का उत्खनन 1972 से 76 के बीच आरसी अग्रवाल और वीएन मिश्र के द्वारा किया गया। इस गणेश्वर सभ्यता से दोस्तों दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं सबसे ज्यादा मिली है। तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के उस सभ्यता स्थल का नाम बताइए जहां से दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली है। राजस्थान में मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला है? गणेश्वर सभ्यता से। राजस्थान की उस सभ्यता स्थल का नाम बताइए दोस्तों जहां से पत्थर के बांध मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता। और राजस्थान में उस सभ्यता स्थल का नाम बताइए जहां से दोस्तों बाणग का चिन्ह मिला है। यह बाणग क्या है? बाणग दोस्तों बाण का आगे का नुकीला भाग होता है, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग प्राचीन समय में शिकार करते थे, अतः ये लोग मांसाहारी थे। पूछ ले, कांतली नदी की लंबाई बताइए? 100 किलोमीटर है। तो इस प्रकार दोस्तों आंतरिक प्रवाह तंत्र की ये 2 नदियां कंप्लीट हो चुकी हैं। एक तो घग्गर नदी और दूसरी है कांतली नदी। दोनों ही महत्वपूर्ण नदियां हैं दोस्तों। इनके बारे में जितने भी कंटेंट है उनका बार बार रिवीजन कीजिए और आप स्थायी कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आप कोई गलती ना कर पाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी भी आंतरिक अपवाह तंत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कंपटीशन एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा या तो घग्गर नदी में से पूछे जाते हैं या दोस्तों कांतली नदी में से पूछे जाते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र की दोस्तों तीसरी नदी पढ़ें। आंतरिक अपवाह तंत्र की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों साबी नदी। कौन सी है भाई? साबी नदी। साबी नदी इतनी इंपॉर्टेंट नदी नहीं है दोस्तों, लेकिन कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए साबी नदी के बारे में, तरीका वही रहेगा राजस्थान के मानचित्र में पढ़ने का। साबी नदी ये अपना राजस्थान है दोस्तों। रंगीलो राजस्थान, सुरंगो राजस्थान, धरती दोहरारी,
ये दोस्तों अपने राजस्थान के नाम है। पधारो सा योजना राजस्थान का पर्यटन का प्रमुख लोगो है, या पधारो मारे देश ये दोस्तों राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र का उद्घोष माना जाता है। ठीक है, भारत में दोस्तों इस वाक्य को अतिथि देवो भव कहा जाता है, यानी भारत में जो पर्यटक आते हैं उनको अतिथि देवो भव के समान सम्मान दिया गया है दोस्तों। और राजस्थान का पर्यटन ध्येय वाक्य है पधारो मारे देश। कुछ समय पहले दोस्तों वसुंधरा राज्य सरकार के टाइम पे इस पर्यटन वाक्य का नाम चेंज कर दिया गया था। उस टाइम पे बना दिया गया था कुछ भी दिख जाए, लेकिन वर्तमान समय में राजस्थान का पर्यटन वाक्य या लोगों का जो वाक्य है वो यही है, पधारो मारे देश। आइए दोस्तों राजस्थान के मानचित्र में साबी नदी पढ़ते हैं। साबी नदी निकलती है दोस्तों यहाँ राजधानी से निकलती है। आप जानते हो दोस्तों अपने राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है दोस्तों जयपुर। जयपुर को राजस्थान की राजधानी कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया और इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई। ध्यान रखना दोस्तों। तो राजस्थान में दोस्तों एक पहाड़ी है जिसका नाम है सेवर की पहाड़ी। क्या नाम है भाई? सेवर की पहाड़ी। इसी सेवर की पहाड़ी से उद्गम होता है साबी नदी का। साबी नदी सेवर की पहाड़ी से निकलकर दोस्तों इस प्रकार से बहती है इधर उत्तर पूर्व भागों की ओर। और यह साबी नदी राजस्थान में जयपुर से निकलकर दोस्तों अलवर जिले में बहती है। कौन सी जिले में बहती है भाई? अलवर जिले में बहती है। और अलवर जिले में बहने के बाद में दोस्तों यह हरियाणा राज्य में चली जाती है। हरियाणा राज्य में दोस्तों गुड़गांव तक जाती है। ये गुड़गांव, या आजकल इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है भाई, इसे गुरुग्राम कहा जाता है। गुड़गांव या गुरुग्राम हरियाणा, यहां तक जाती है दोस्तों ये नदी साबी नदी। हरियाणा के बारे में जरूर ध्यान रखना। हरियाणा भारत का ऐसा राज्य है जिसमें कोई नदी नहीं है। हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कोई नदी नहीं है। भारत में ऐसे दो, भारत में क्या, राजस्थान में ऐसे दो जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है, एक तो चूरू और दूसरा बीकानेर। जबकि यदि पूरे भारत में देखा जाए तो हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कोई नदी नहीं है। अब कोई नदी नहीं है इसका मतलब आप ये मत समझ जाना कि हरियाणा में कोई नदी नहीं बहती। दोस्तों ऐसे तो यमुना नदी बहती है, ऐसे अपनी ये साबी नदी भी तो चली गई हरियाणा में। मेरा कहने का मतलब है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें से कोई नदी नहीं निकलती। किसी भी नदी का उद्गम स्थान हरियाणा राज्य नहीं है। इसलिए हरियाणा के बारे में यह बात लागू होती है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कोई नदी नहीं है। यदि अपने पूरे भारत में क्या, यदि पूरी दुनिया में नदियों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दुनिया में नदियों का देश किसे कहते हैं, तो दोस्तों बांग्लादेश को कहा जाता है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा नदियां बांग्लादेश में बहती है, इसलिए इसे नदियों का देश कहते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों नहरों का देश किसे कहते हैं? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ सकते हैं दोस्तों। या तो आपसे पूछ ले नहरों का देश, नहरों का देश, तो नहरों का देश तो कहा जाता है दोस्तों पाकिस्तान देश को। दुनिया में नहरों की द्वारा सिंचाई के मामले में प्रथम स्थान पर पाकिस्तान देश है। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और ये दोस्तों भारत की है। पश्चिमी भारत में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों में इस सिंचाई परियोजना के द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दुनिया में सबसे ज्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई पाकिस्तान देश में की जाती है। जबकि दुनिया में नदियों का देश किसे कहा जाता है? पूछ रहे थे, दुनिया में नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है भाई। कौन से देश को कहा जाता है? बांग्लादेश को। और आपसे पूछ रहे दोस्तों दुनिया में झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड, जो यूरोप महाद्वीप का देश है। तो विश्व में झीलों का देश फिनलैंड, नदियों का देश बांग्लादेश, नहरों का देश पाकिस्तान। सबसे बड़ी नहर परियोजना या सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो पश्चिमी भारत में आपको देखने को मिल जाएगी। इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्राचीन नाम था राजस्थान नहर भाई। क्या नाम था? राजस्थान नहर था। इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा कहा जाता है भाई। पश्चिमी राजस्थान का इसने काया पलट कर दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान को दोस्तों हरा भरा कर दिया है, इसलिए इसे मरुगंगा के नाम से जाना जाता है।
राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के जनक के बारे में जरूर ध्यान रखना आप कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसके जनक किसे माना जाता है, या राजस्थान नहर का पिता या जनक किसे कहा जाता है। बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन को, बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है। आ जाइए अपने कंटेंट पे। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है। जयपुर से निकलने के बाद ये नदी अलवर में बहती है और हरियाणा राज्य के गुरुग्राम या गुड़गांव, यहां पर दोस्तों एक गांव है, उस गांव का नाम है दोस्तों पटौदी। इस गांव का क्या नाम है? पटौदी। इस पटौदी में जाके विलुप्त हो जाती है ये नदी। पूछ ले आपसे कि साबी नदी कहां जाके विलुप्त हो जाती है? हरियाणा में गुरुग्राम के पटौदी क्षेत्र में जाके यह साबी नदी दोस्तों विलुप्त हो जाती है। इसका उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है। अलवर जिले में से मुख्यतः ये नदी बहती है, इसलिए अलवर जिले की सबसे लंबी नदी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पूछ ले आपसे कि अलवर जिले की सबसे लंबी नदी बताइए। अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है दोस्तों साबी नदी। कौन सी है भाई? साबी नदी। साबी नदी के बारे में और ध्यान रखना, साबी नदी के बारे में पूछा जा सकता है। इस नदी को दोस्तों झज्जर का शोक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? झज्जर का शोक कहा जाता है। यानी दोस्तों इस हरियाणा राज्य में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में दोस्तों एक झज्जर क्षेत्र पड़ता है, मुख्य रूप से गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है। तो इस झज्जर क्षेत्र में दोस्तों ये साबी नदी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है, और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण इस क्षेत्र में दोस्तों अत्यधिक जान माल की हानि होती है और वहां दोस्तों दुख की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इस नदी को झज्जर का शोक कहा जाता है। यानी झज्जर क्षेत्र में दोस्तों अनेक परेशानियां खड़ी कर देती है बाढ़ के दौरान साबी नदी। तो पूछ लेगा झज्जर का शोक किसे कहते हैं? साबी नदी को झज्जर का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिए ये जो शोक वाले क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी शोक वाले क्वेश्चन है ना वो बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। शोक के सारे क्वेश्चन बता दूं मैं आपको। यदि आपसे पूछ ले चीन का शोक किसे कहते हैं, पूछ ले चीन का शोक किसे कहते हैं? होंग हो नदी को, होंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। आपसे पूछ ले राजस्थान का शोक किसे कहते हैं? राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी को कहा जाता है। कल ये क्वेश्चन छूट गया था ना दोस्तों, आज सामने आ गया। राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है? घग्गर नदी को कहा जाता है। यानी पहले पूर्व काल में दोस्तों ये जो घग्गर नदी है राजस्थान में बाढ़ लाती थी, इसलिए इस घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। चीन में सबसे ज्यादा बाढ़ होंग हो नदी लेकर आती है, इसलिए चीन का शोक होंग हो नदी को कहा जाता है। हरियाणा के झज्जर क्षेत्र में शोक लेकर आती है दोस्तों ये साबी नदी, इसलिए साबी नदी को झज्जर का शोक कहते हैं। और भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपसे पूछ ले बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों दामोदर नदी को। किसे कहा जाता है? दामोदर वही नदी है दोस्तों जिसे कोयला नदी कहते हैं। जिसे कौन सी नदी कहते हैं? कोयला नदी। यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन इस दामोदर नदी घाटी में होता है भाई लोगों। और यहां दोस्तों कोयले का मुख्य उत्पादन होने के कारण इस नदी की तुलना दोस्तों जर्मनी की रूहर नदी के साथ की जाती है। और जर्मनी की रूहर नदी दोस्तों मुख्य रूप से कोयले भंडारों के लिए ही जानी जाती है। तो पूछा जा सकता है भारत की रूहर नदी किसे कहेंगे? भारत की रूहर नदी दामोदर नदी को कहेंगे। या भारत में कोयला नदी किसे कहेंगे? दामोदर नदी को कहेंगे। भारत की काली नदी किसे कहेंगे? दामोदर नदी को कहेंगे। भारत में बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं, क्योंकि यह दामोदर नदी पहले बंगाल में बाढ़ लाती थी दोस्तों, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। आपसे पूछ ले असम का शोक किसे कहते हैं? असम का शोक किसे कहा जाता है? असम में बाढ़ लेकर आती है ब्रह्मपुत्र नदी।
कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी असम में बाढ़ लाती है, इसलिए इस नदी को असम राज्य का शोक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। पूरे भारत में सर्वाधिक बाढ़ ब्रह्मपुत्र नदी लेकर आती है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज्यादा बाढ़ से जिस राज्य को प्रभावित करती है उस राज्य का नाम है असम। इसलिए असम का शोक दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है ना दोस्तों, तो इस नदी के ऊपर, इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम राज्य में एक द्वीप है जिसका नाम है दोस्तों माजुली द्वीप या माजुली द्वीप, और वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। ये असम में जब ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ लेकर आती है तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों उस द्वीप को नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ के दौरान उस द्वीप को दोस्तों ये तबाह कर देती है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान कर देती है। इसलिए इसे असम का शोक कहा जाता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। शोक के मामले में एक लास्ट क्वेश्चन और ध्यान दें दोस्तों, आपसे पूछ ले बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी पूरे भारत में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली जो नदी है वह है कोसी नदी है। पूछ ले भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है भाई? कोसी नदी है। तो दोस्तों भारत में जितने भी, भारत और विश्व में शोक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए ना, उनके बारे में एक बार एनालिसिस कर लीजिए। झज्जर का शोक साबी नदी, चीन का शोक होंगहो नदी, राजस्थान का शोक घग्गर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, दामोदर को कोयला नदी भी कहते हैं या भारत की रूहर नदी भी कहते हैं। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी, बिहार राज्य का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आई बात समझ में दोस्तों? हुए ना कंटेंट सारे क्लियर? तो इसीलिए तो कहता हूं दोस्तों अपनी वीडियो क्लास को पूरा देखा करो। आपको महत्वपूर्ण कंटेंट दोस्तों मैं क्लास के अंत तक देता रहूंगा, यानी अपनी पूरी वीडियो क्लास में दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेंगे। आ जाइए दोस्तों अपनी नदी पर। हम पढ़ रहे हैं साबी नदी। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है। यह नदी मुख्यतः अलवर में बहती है। ये अलवर की सबसे लंबी नदी है। साबी नदी गुड़गांव या गुरुग्राम हरियाणा में पटौदी के आसपास में दोस्तों विलुप्त हो जाती है। साबी नदी के बारे में दोस्तों एक सभ्यता स्थल है और इस सभ्यता स्थल का नाम है दोस्तों जोधपुरा सभ्यता स्थल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोधपुर नहीं है, ये जोधपुरा है। जोधपुर तो पश्चिमी राजस्थान का जिला है जहां मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है और उस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी और करणी माता को राजस्थान में चूहों की देवी कहा जाता है, जिसका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। आपसे पूछ ले कि देशनोक बीकानेर में करणी माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? तो दोस्तों बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करणी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया। करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे पाए जाते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? काबा। अब करणी माता ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव क्यों रखी भाई? करणी माता का बचपन का नाम रिद्धि बाई था। क्या था भाई? रिद्धि बाई था। और करणी माता को राजस्थान में चील का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? चील का अवतार। करणी माता जोधपुर के राजा या मारवाड़ के राजा राव जोधा की धर्म बहन थी भाई। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राव जोधा की धर्म बहन कौन थी? करणी माता, जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। तो राव जोधा ने अपनी धर्म बहन करणी माता के हाथों से मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव दिलवाई या नींव लगवाई। जोधपुर दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? राव जोधा ने करवाया था। देखिए, तो वो जोधपुर अलग है, ये जोधपुरा अलग है। जोधपुरा सभ्यता स्थल राजस्थान के जयपुर जिले में है भाई। जोधपुरा सभ्यता स्थल राजस्थान के कौन से जिले में है? जयपुर जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऐसे मान लीजिए, स्टार लगा लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। जोधपुरा सभ्यता से किसकी जानकारी मिलती है? यहां से जानकारी मिलती है दोस्तों, हाथी दांत के अवशेष मिले हैं।
राजस्थान में हाथी दांत के अवशेष कहां से मिले हैं? जोधपुरा सभ्यता जयपुर से मिले हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों, हाथी दांत की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर दोस्तों हाथी दांत के सामान बनाने के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो जोधपुर सभ्यता जयपुर में है, जहां से हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? जोधपुरा सभ्यता दोस्तों साबी नदी के किनारे विकसित हुई। यहां दोस्तों जो सेवर की पहाड़ी है ना जयपुर में दोस्तों सेवर के अलावा और भी बहुत सारी पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं आपको जयपुर की सभी पहाड़ियों के बारे में बता देता हूं एक बार। यदि आपसे पूछ ले सेवर की पहाड़ी कहां पर है? जयपुर में। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों बैराट की पहाड़ी कहां पर है? जयपुर में। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि बीजक की पहाड़ी कहां पर है? जयपुर में। आपसे पूछ ले दोस्तों बाबाई की पहाड़ी कहां पर है? बाबाई, ये बाबाई है, बाबाई की पहाड़ी जयपुर में है। लेकिन यदि आपसे पूछ रहे ना बबई पहाड़ी कहां पर है भाई? बबई पहाड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। बबई पहाड़ी तो कहां पर है? झुंझुनू में। जबकि बाबाई पहाड़ी कहां पर है? जयपुर में। क्वेश्चन आपसे पूछ ले भीम डूंगरी कहां पर है? जयपुर में। क्वेश्चन आपसे पूछ ले गणेश डूंगरी कहां पर है? जयपुर में। या आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों मोती डूंगरी कहां पर है? जयपुर में है। आपसे पूछ ले दोस्तों झालाना डूंगरी कहां पर है? जयपुर में है भाई। तो बैराट पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, बाबाई पहाड़ी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी, सेवर की पहाड़ियां, ये सभी दोस्तों राजस्थान के जयपुर जिले में है भाई। कौन से जिले में है? जयपुर जिले में। साबी नदी से आपसे और क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है? इस अलवर जिले से और जयपुर जिले से दोस्तों एक राष्ट्रीय राजमार्ग बहता है, उसका नाम है NH8, नेशनल हाईवे संख्या 8। NH8 को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? NH8 को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है साबी नदी। कौन सी है भाई? साबी नदी। NH8 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 8 है, यह दिल्ली से मुंबई तक जाता है भाई। कहां से कहां तक जाता है? दिल्ली से मुंबई तक। यह भारत का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH8 है। NH8 भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के दौरान सबसे पहले 6 लाइन हाईवे में बदला गया। यह 4 लाइन से 6 लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों में बदला गया। पूछा जाता है भारत के उस पहले राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताओ जो सबसे पहले 6 लाइन रोडों में या 6 लाइन सड़कों में बदला गया। NH8 है। NH8 भारत का दोस्तों ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक टोल की शुरुआत की गई। पूरे भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक टोल व्यवस्था की शुरुआत भी कहां की गई थी? NH8 पे की गई थी। तो NH8 को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? साबी नदी। दोस्तों साबी नदी के बारे में जितना हो सकता है उतना कंटेंट दिया है। एक बार दोस्तों आप इसका स्पेशल रिमार्क्स जरूर देख ले ताकि आपके सभी प्रकार के कंटेंट क्लियर हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। आइए दोस्तों साबी नदी पढ़ रहे हैं। साबी नदी राजस्थान में आंतरिक अपोहा तंत्र की नदी है। साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है। जयपुर में सेवर के अलावा और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? यहाँ बैराट की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी है, बाबाई पहाड़ी है। बाबाई जयपुर में है लेकिन बबई पहाड़ी झुंझुनू में है। भीम डूंगरी है, गणेश डूंगरी है, मोती डूंगरी है, झालाना डूंगरी है। ये सभी दोस्तों जयपुर में है। मोती डूंगरी के गणेश जी दोस्तों जयपुर में ही है। लेकिन त्रिनेत्र गणेश जी, 3 आंखों वाले गणेश जी रणथंभौर सवाई माधोपुर दुर्ग में है भाई। राजस्थान में एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में सिंह पर सवार गणेश जी कहां पर है, यानी शेर के ऊपर विराजमान गणेश जी की मूर्ति कहां पर है, ये दोस्तों आपको बीकानेर में देखने को मिलेगी, जिसे हेरंब गणपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हेरंब गणपति कहा जाता है। खड़ा गणेश राजस्थान में कोटा में है। खड़ा गणेश कहां पर है? कोटा जिले में। और बाजना गणेश राजस्थान के सिरोही जिले में है। तो सभी प्रकार के गणेश जी का भी ध्यान रखना दोस्तों। गणेश जी को हमेशा राजी रखना दोस्तों, क्योंकि गणेश जी को सबसे पहले राजी किया जाता है। यदि गणेश जी नाराज हो जाते हैं ना तो दोस्तों रिद्ध सिद्ध होना ही बंद हो जाती है। तो गणेश जी का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। गणेश जी के सभी कंटेंट क्लियर रखें। एग्जामिनर कई बार दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान की कला और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा माना जाता है।
तो सेवर की पहाड़ी से साबी नदी निकलती है, अलवर में बहती है, गुड़गांव गुरुग्राम यानी हरियाणा में पटौदी के पास में विलुप्त हो जाती है। ये अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है, जो जयपुर में है। जोधपुरा सभ्यता से दोस्तों हाथी दांत की जानकारी मिली है। हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें से कोई नदी नहीं निकलती। दुनिया में नहरों का देश पाकिस्तान को सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो पश्चिमी भारत में है। इसका जनक कंवर सेन को माना जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं, झीलों का देश फिनलैंड देश को कहा जाता है। देखिए और क्या है साबी नदी के बारे में। साबी नदी को झज्जर का शोक कहा जाता है। यह NH 8 को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है भाई? साबी नदी है। ये शोक वाले कंटेंट सारे क्लियर रखना दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। झज्जर का शोक घग्गर नदी को, झज्जर का शोक साबी नदी को, चीन का शोक होंगहो नदी, राजस्थान का शोक घग्गर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, भारत की कोयला नदी या भारत की रुहर नदी दामोदर नदी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को, बिहार का शोक कोसी नदी को। इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो क्लास में आपको मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट यह है। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया नॉलेज अच्छा लगता है या मेरा पढ़ाने का तरीका यदि दोस्तों आपको पसंद है तो अपने YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यानी NCB एजुकेशन हब YouTube चैनल पर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राम राम सा।